हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्टकॉम में। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का पूरा थ्योरी को पढ़ा, यानी कि कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन को किया। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा आप पहले उसको जाके देखेंगे, उसके बाद ही इस वीडियो को देखेंगे। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम होगा 90% जो क्वेश्चन है, अगर आप लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं तो आपको सोल्व हो जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर चैप्टर के बीच से पूछ लिया जाता है तो दोस्तों अगर आप थ्योरी पढ़े हुए रहेंगे तो आपका जो है आराम से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को जाके देखेंगे, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे या फिर वो वीडियो आपको चैनल का प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं दो ध्रुवीयता का अंक, जो कि पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर का दोस्तों जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, यानी कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव, सभी को हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों आपको बहुत मजा आने वाला है आज की इस वीडियो में। दोस्तों काफी मजा आने वाला है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है और सभी दोस्तों एक से एक बढ़ के है। आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को उठाना है और दोस्तों प्लीज आपको ईमानदारी से आंसर को कमेंट करना है। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज आप उसको नोट करेंगे और रिवीजन करेंगे। दोस्तों देखिए, पढ़ सबको ही लेता है लेकिन रिवीजन सबसे नहीं होता है, इसलिए प्लीज आप लोग रिवीजन बार बार करेंगे। ठीक है, रिवीजन बहुत मस्ट होता है दोस्तों, कोई भी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम आप ध्यान रखेंगे, दो ध्रुवीयता का अंक, पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। फटाफट हम लोग क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? 1991 में, 92 में, 1995 में या फिर 2006 में? तो राष्ट्रमंडल की स्थापना जो है वो कब हुई थी दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1991। तो राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? 1991। दोस्तों ये थोड़ा सा क्वेश्चन को आप यहां पर ध्यान से देखेंगे क्योंकि बर्लिन की दीवार से जो है लगभग 3 से 4 ऑब्जेक्टिव बनता है, जो कि आज की वीडियो में आपको करवाएंगे। लेकिन आप यहां पर ध्यान से देखिए, बर्लिन की दीवार यही दीवार है जो कि जर्मनी को दो भागों में विभक्त करता है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बर्लिन की दीवार, ये दीवार जो है जर्मनी को दो भागों में बांटता है, जो कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा सरदर्द यानी कि सरगर्म मुद्दा था। यानी कि ये शीत युद्ध का जो है सबसे बड़ा मुद्दा था और जो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। इसका निर्माण 1961 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बना कि भाई बर्लिन का दीवार का जो निर्माण है वो कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी? 150 किलोमीटर से भी ज्यादा। तो प्लीज आप लोग इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और जो 28 वर्षों तक खड़ी रही, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। और 9 नवंबर 1989 को वहां की जनता ने इसे तोड़ दिया। तो देखिए टोटल 4 क्वेश्चन बन गया और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले बर्लिन की दीवार कब निर्माण हुआ था? बर्लिन की दीवार का 1961 ईस्वी में। लंबाई कितनी थी? 150 किलोमीटर। 28 वर्षों तक खड़ी रही। उसके बाद फिर दोस्तों 9 नवंबर 1989 को वहीं की जनता ने, वहां की जनता ने उसे तोड़ दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन बनता है बर्लिन की दीवार से। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी गणराज्य की स्थिति एक समान होती है, परमाणु शास्त्रों पर संयुक्त नियंत्रण, या फिर सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेशी से संबंध रख सकते हैं? आपको फटाफट इसका आंसर को कमेंट करना है। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं जो है सभी होती है। सभी गणराज्य जो है वो एक स्थिति होती है, स्थिति समान होती है, परमाणु शास्त्रों पर संयुक्त नियंत्रण होता है, सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेशों से संबंध रख सकते हैं। ये होता है राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने सोवियत संघ में सुधारों का शुरुआत की? मिखाइल गोर्बाचेव ने, या फिर बोरिस येल्त्सिन ने, या फिर ब्रेजनेव ने, या फिर खुश्चेव ने? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खुश्चेव ये लिखा हुआ। ठीक है, तो बताएंगे किसने सोवियत संघ में सुधारों की, यानी कि सोवियत संघ में सुधार का शुरुआत किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिखाइल गोर्बाचेव। अब दोस्तों अगर मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में आपको बताएं तो इनका जन्म जो है वो 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। और 1985 से लेकर के 1991 तक यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति था, क्योंकि 1991 के बाद जो है आपका सोवियत संघ है जो कि खत्म हो गया। ठीक है, शीत युद्ध का दौर कब खत्म हुआ है दोस्तों? 1991 में। और वही 1991 में सोवियत संघ भी, उसका भी प्रभुत्व जो है वो खत्म हो गया था। और शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? वो हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद। प्लीज इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे, बार बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की थी? मिखाइल गोर्बाचेव ने। इसका जन्म दोस्तों कब हुआ था? जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था और 1985 से लेकर के 91 तक यूएसएसआर में अंतिम राष्ट्रपति थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, 1917। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 में। अब शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लेके आया कि बोल्शेविक क्रांति जो है एक रूसी क्रांति में से था। क्या था? यह एक रूसी क्रांति था, जो कि 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसके परिणाम स्वरूप रूस से जार के स्वेच्छाधारी शासन का अंत हुआ तथा रूसी सोवियत संघ संगठनात्मक समाजवादी गणराज्य यानी कि रशियन सोवियत
फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हुई। यह क्रांति दो भागों में हुई थी, मार्च 1917 में तथा अक्टूबर 1917 में। पहली क्रांति के फलस्वरूप सम्राट को पद त्याग के लिए विवश होना पड़ा तथा एक अस्थायी सरकार बनी, यानी कि परमानेंट, टेम्पररी, अस्थायी मतलब टेम्पररी। और अक्टूबर की क्रांति के फलस्वरूप अस्थायी सरकार को हटाकर बोल्शेविक सरकार यानी कि कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना की गई। तो बोल्शेविक क्रांति के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ये दो भागों में, ये तो क्रांति जो है दो भागों में विभक्त हुआ था और कब हुआ था? 1917 में। ये दोनों पॉइंट को आपको ध्यान रखेंगे, एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वर्षा संधि किस देश के सैनिक गुट में था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? सोवियत संघ का, अमेरिका का, पश्चिम जर्मनी का या फिर फ्रांस का? बहुत बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और हो सकता है इस बार भी ये क्वेश्चन आपका पूछ दे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, सोवियत संघ। ठीक है, तो वर्षा संधि जो है वो सोवियत संघ ने निकाला था। इधर अमेरिका जो है वो नाटो निकाल रहा था, सीटो निकाल रहा था, NATO नाटो निकाल रहा था, फिर इधर निकाल रहा था सीटो। ठीक है, कैपिटल में सबको होगा सीटो, SEATO। इधर सीटो और नाटो निकाला अमेरिका, और उधर जो है वर्षा संधि जो है वो कौन निकाला था? सोवियत संघ निकाला था, सोवियत संघ। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 1960 को, 1961 को, 1962 को, 1963 को? क्यूबा संकट के बारे में आपको बता दें तो क्यूबा संकट दोस्तों क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए। देखिए, अमेरिका के बॉर्डर से सटा हुआ कोई चीज था। क्या था? एक द्वीप था। जी हाँ, अमेरिका के बॉर्डर से सटा हुआ एक द्वीप था जिसका नाम था क्यूबा। और दोस्तों ये क्यूबा जो जगह था वो किसके नियंत्रण में था? सोवियत संघ के नियंत्रण में था। देखिए, बगल में था अमेरिका का, लेकिन उसका कंट्रोल जो है वो कर रहा था सोवियत संघ। अब हुआ क्या, इसी को दोस्तों अमेरिका जो है एक प्रकार का भड़क गया कि भाई आपका वहां पर क्यों हिस्सेदारी है, तो अमेरिका हमला करने वाला था, ऐसा डर लगा। किसको लगा? सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे। फिर वो क्या किया दोस्तों, अमेरिका पर हमला करने के लिए सारा बंदूक वगैरह, हथियार वगैरह तैयार कर दिया। कहां पर आकर के? क्यूबा में आकर के। ठीक है, क्यूबा में आकर के जब ये सारा हथियार वगैरह तैयार कर दिया तो इसी में जो है अमेरिका को इसका खबर जो है कई हफ्ते बाद पता चला था। फिर जो है ये युद्ध तो हुआ नहीं, क्योंकि शीत युद्ध का मतलब क्या होता है? कोई युद्ध का नहीं होना। तो दोस्तों इसी के कारण इसी को क्यूबा संकट का नाम पड़ा। वैसे मैं आपको थ्योरी में पूरा पढ़ा रखा हूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में वहां पे आप देखेंगे तो क्यूबा संकट जो है वो किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1962 में। आपका टाइम बिल्कुल ले लेंगे, फटाफट आपका आंसर को कमेंट करेंगे। चलिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुई थी? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसका राइट आंसर बिल्कुल सभी बच्चे को पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1991 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ था? 1917 में, 1918 में, 1926 में, 1931 में? तो रूस में जो है जारशाही शासन का जो अंत है वो कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका 1917 में। ठीक है, तो रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ था? 1917 में। जो भी क्वेश्चन प्लीज आपसे नहीं बने उसको आप नोट करेंगे। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1964 में, 1965 में, 1966 में, 1967 में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1966 में। तो ताशकंद जो है दोस्तों वो कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, भारत नेपाल के बीच? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत पाकिस्तान। तो ताशकंद समझौता जो है वो भारत पाकिस्तान देशों के बीच हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे? लिथुआनिया या फिर एस्टोनिया या फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लताविया या फिर इनमें से सभी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे? 11 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर लगाना है, डायरेक्ट आपको डी नहीं लगाना, क्योंकि 2-3% केस में डी हमेशा सही नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? बाल्टिक गणराज्य थे, लिथुआनिया भी, एस्टोनिया भी और लताविया भी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रूस में जार के शासन की समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी थी? जब रूस में जार शासन खत्म हो गया तो उसके बाद कौन से दल की सरकार बनी थी? साम्यवादी दल, लोकतांत्रिक दल, रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? साम्यवादी का क्या मतलब होता है दोस्तों? साम्यवादी का मतलब होता है जो आपका प्रॉपर्टी है उसका मालिक कौन होना? सरकार होना। और पूंजीवादी का मतलब होता है जो आपके पास प्रॉपर्टी है, जो दौलत है, उसका मालिक आप खुद है। तो अमेरिका जो है वो पूंजीवादी को सपोर्ट करता था और सोवियत संघ जो है वो साम्यवादी को। अब यहाँ पर रूस में जब जार शासन खत्म हो गया तो उसके बाद कौन सी सरकार बनी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नहीं, पहले आप एक पॉइंट को देख लीजिए सुएज प्रणाली के बारे में, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है सुएज प्रणाली के बारे में। ठीक है, देखिए सुएज सिस्टम, यह प्रणाली सुएज संघ के अंतर्गत राज्यों पर नियंत्रण केंद्रित योजना और सुएज संघ की व्यवस्था को बनाए रखने वाली प्रणाली थी। यानी कि जो सुएज संघ की व्यवस्था थी, यानी कि साम्यवादी शासन, उसी को रेगुलर चलने के लिए, उसी को बनाए रखने के लिए सुएज सिस्टम लागू किया गया था। सुएज सिस्टम यानी कि सुएज प्रणाली लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए सुएज प्रणाली के संस्थापकों ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला? राज्य और साम्यवादी पार्टी की संस्था को, उद्योगों को, या फिर युद्ध को, या फिर उपयुक्त सभी को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया कि जो सुएज संघ का यानी कि सुएज प्रणाली का जो दोस्तों लागू हुआ था, वो सिर्फ इसीलिए हुआ था क्योंकि साम्यवादी जो कानून चलते आ रहा है बस वो चलता रहे। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों बिल्कुल आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, क्वेश्चन 13 का वो हो जाएगा क्या? राज्य और साम्यवादी पार्टी की संस्था को। बहुत बच्चे यहाँ पर डी लगा दिए होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य और साम्यवादी पार्टी की संस्था को बनाने के लिए जो है सुएज प्रणाली के संस्थापक जो है सबसे अधिक इसको महत्वपूर्ण समझा था, महत्व दिया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गुट निरपेक्ष। जी हाँ, गुट निरपेक्ष मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं एक सोवियत संघ था और दोस्तों आपका एक था आपका पूंजीवादी, एक था सोवियत संघ। अब कोई भी देश को दो जगह, यानी कि कोई भी देश को अकेले नहीं रहा जा सकता था, चाहे तो वो भाई पूंजीवादी की तरफ चला जाओ या फिर आप चले जाओ किसकी तरफ? सोवियत संघ की तरफ। अब भाई कोई देश ये क्यों जाना चाहता था? क्योंकि देखिए अगर मान लेते हैं दो यहाँ पर शक्तिशाली आदमी खड़ा है और एक कमजोर आदमी है, तो ये बेचारा अकेले रहेगा तो उसको कोई घाटा ही घाटा है, तो या तो ये इधर जाएगा या फिर ये इधर जाएगा। यानी कि ये हो गया आपका पूंजीवादी, ये हो गया आपका समाजवादी, ठीक है, साम्यवादी। अब दोस्तों साम्यवादी था, एक पूंजीवादी था। जो देश यहाँ पर ये दोनों में नहीं जाना चाहता था, बस वही देश बना दिया गुट निरपेक्ष। ठीक है, वही देश बना दिया गुट निरपेक्ष, जिसमें आपका भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया और बहुत सारे देश थे, टोटल 5 देश थे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के समय इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इसका आंदोलन की जो स्थापना हो रहा था तो उस समय कितनी संख्या थी, कितने देशों की संख्या थी? तो दोस्तों 14 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 25। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसलिए करते हैं, कभी कभी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका इससे थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाएगा और आपको थोड़ा मजा भी आएगा। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव करार से रटने जैसा हाल हो जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा 15 आपके स्क्रीन पर। फटाफट इसका आंसर को कमेंट करेंगे। नवीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर किस दशक में आया? देखिए दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए इतना हम लोग मेहनत करते हैं। बस एक लाइक दोस्तों, एक लाइक से हम लोगों को बहुत मोटिवेट मिलता है। प्लीज आप लोग कंजूसी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर बहुत मजे के साथ आपको पढ़ाई जाती है। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों, प्लीज आप लोगों से विनम्र विनती है, प्लीज आप लोग शेयर जरूर करेंगे, यही हम लोग आशा करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर किस दशक में आया था? इसका जो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 1970 के दशक में। किस दशक में? 1970 के दशक में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ के, अमेरिका के, फ्रांस के, या फिर युगोस्लाविया के? बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका सोवियत संघ के, ऑप्शन ए। तो ब्रेजनेव जो है वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा 17, सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? यानी कि जो सोवियत संघ की स्थापना जो हुई थी वो कौन से क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? बोल्शेविक क्रांति के, या फिर गौरवपूर्ण क्रांति के, मजदूर क्रांति के, खूनी क्रांति के? तो 17 का दोस्तों राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बोल्शेविक क्रांति। जी हाँ, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया, सोवियत संघ की स्थापना जो है वो बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव जो था वो कब अपना त्याग पत्र दिया था? ठीक है, तो सोवियत राष्ट्रपति जो था, सोवियत के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव, वो अपना त्याग पत्र कब दिया था, रेजिग्नेशन लेटर कब दिया था? दिसंबर 1991 में, जनवरी 1990 में, जून 1989 में, मार्च 1988 में? बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दिसंबर 1991 में। ठीक है, तो सोवियत राष्ट्रपति जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उसने अपना त्याग पत्र यानी कि रेजिग्नेशन लेटर, ठीक है, वो कब दिया था? दिसंबर 1991 में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जो है मिखाइल गोर्बाचेव थे। कब से कब तक? 1985 से लेकर के 1991 तक। मैंने अभी आपको बताया, प्लीज आप लोग को भूलना नहीं है। देखिए मैंने अभी आपको यहाँ पर शुरू में बताया था, इसलिए कहते हैं प्लीज वीडियो को आप लोग शुरू से नहीं देखते, यही आप लोग की बहुत बड़ी गलती है। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबी बनती है तो आपको कुछ ना कुछ बताया जाता है, आपकी यहाँ पर काम की बात होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए किसके बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ रहे थे? अब इनका जन्म जो है वो हुआ था, यहाँ पर यहाँ देख लीजिए, मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में जन्म हुआ था 1931 में और 1985 से लेकर के 91 तक
यूएसएसआर यानी कि अंतिम राष्ट्रपति था यूएसएसआर का यानी कि सोवियत संघ का। तो प्लीज आप लोग ध्यान रखेंगे, टोटल 6 साल। ठीक है, इसलिए कहते हैं आप लोग वीडियो को प्लीज शुरू से देखा कीजिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दिया कीजिए। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो गया आपका, मिखाइल गोर्बाचेव जो वो अंतिम राष्ट्रपति था, कब से कब तक था दोस्तों? 1985 से लेकर के 1991 तक, क्योंकि शीत युद्ध जो है 1991 में खत्म हो गया था। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, तो मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने? अब यहाँ पर भाई कब आ गया? 1985, 91, 92, 94, तो 91 में तो वो खत्म हो गया, तो कब बना? 1995, 85। बिल्कुल, मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो 1985 को सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा आपका कितना? ऑप्शन किस में था? ए में था ना। देखिए गिलीच हो रहा, थोड़ा काम नहीं कर रहा। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में राष्ट्रपति बने थे सोवियत संघ के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में ये भी क्वेश्चन मैं आपको शुरू में करवाया रखा हूं कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था। बिल्कुल आप फटाफट इसका आंसर को कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा 1961 को। बर्लिन की दीवार कब निर्माण हुआ था, बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी, बर्लिन की दीवार को जनता के द्वारा कब तोड़ा गया था। बस ये 3 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? 1961 में। बर्लिन की दीवार का प्रतीक है शांति का, विकास का, उग्रता का या फिर सहयोग का। मैंने ये भी क्वेश्चन आपको करवा रखा है क्योंकि आपको बताया कि सरदर्द वाला गर्मी था, यानी कि एक प्रकार बोल सकते हैं कि दो शीत युद्ध जो हो रहा था, तो सबसे बड़ा रीजन एक प्रकार का इसको भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, 22 का बिल्कुल राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शांति का नहीं था, यही बर्लिन का दीवार था, जिसके कारण दोनों देशों में, दोनों गुटों में सरदर्द था एक प्रकार का। समझ रहे हैं? तो बर्लिन की दीवार का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उग्रता का प्रतीक था। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मैंने अभी आपको बताया कि भाई बर्लिन की दीवार की लंबाई कितना था, तो आप लोग फटाफट इसका आंसर को कमेंट करेंगे। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा 150 किलोमीटर। बर्लिन की दीवार की लंबाई 150 किलोमीटर था। ध्यान से आप लोग इस सभी क्वेश्चन को प्लीज नोट करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर, पेरेस्त्राइका, क्या लिखा हुआ है? ये पेरेस्त्राइका एवं ग्लासनोस्त के सिद्धांत किस देश की महत्वपूर्ण नीतियां थी? देखिए जर्मनी की, जापान की, सोवियत संघ की, ब्रिटेन की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सोवियत संघ की। ठीक है, तो पेरेस्त्राइका एवं ग्लासनोस्त के सिद्धांत किस देश की महत्वपूर्ण नीतियां थी? तो दोस्तों वो है राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, सोवियत संघ के, सोवियत संघ देश के। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पेरेस्त्राइका एवं ग्लासनोस्त नामक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? लेनिन, ब्रेजनेव, मिखाइल गोर्बाचेव, मोतोलोव। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा भाई कि ये सोवियत संघ का जो है महत्वपूर्ण नीतियां किसकी थी दोस्तों, किस देश की थी? सोवियत संघ की। अब हम लोग को ध्यान दे रहा है कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन था, बस इससे आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग अभी पढ़ा कि भाई मिखाइल गोर्बाचेव जो है वो अंतिम राष्ट्रपति थे किसका? सोवियत संघ का। कब से कब तक? 1985 से लेकर के 1991 तक। अब यहाँ पर पेरेस्त्राइका एवं ग्लासनोस्त नामक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो भाई क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव वो कहाँ के थे? सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, तो सोवियत संघ राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मिखाइल गोर्बाचेव। इसी तरीके से आपको आंसर देना है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या होता है उसको भी हम लोग जानेंगे। पहले आप लोग समझ लीजिए शॉक थेरेपी क्या है। आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल, सोवियत संघ के सदस्य देशों का सैनिक मॉडल, या फिर पूर्व सोवियत संघ के सदस्य देशों का आणविक मॉडल, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों 26 का जो राइट आंसर है, बिल्कुल बहुत बच्चे यहाँ पर डी लगा रहे होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल। शॉक थेरेपी का मतलब होता है आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल। लेकिन और अच्छे से समझने के लिए मैंने आपके लिए लेके आया है कि शॉक थेरेपी यह एक मॉडल था। ये क्या था? एक मॉडल था। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया भाई कि यह विशेष मॉडल था, आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल था। उसी को समझेंगे। यह एक मॉडल था जो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित ढांचा के तर्ज पर तैयार किया गया था। किसके पर? वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित ढांचा के तर्ज पर तैयार किया गया था। यह मॉडल समाजवादी व्यवस्था अर्थात पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों द्वारा अपनाया गया था। शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात यानी कि पहुंचकर उपचार करना, एक प्रकार का उपचार यानी कि इलाज करना, आप लोग समझ सकते हैं आसान शब्दों में। तो शॉक थेरेपी का मतलब यही होता है भाई, एक मॉडल है क्योंकि विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित ढांचा पर तैयार किया गया है। समझ गए आप लोग? शॉक थेरेपी क्या है? आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल। आपको दोनों पॉइंट को याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन तो पूछना ही था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1990 में। तो शॉक थेरेपी की जो है शुरुआत कब हुई थी? 1990 से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो जाएगा 28, पेरेस्त्राइका नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? मिखाइल गोर्बाचेव ने, कोसिजिन ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, पुतिन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। इसी ने जो है पेरेस्त्राइका नामक पुस्तक की रचना किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 का ऑप्शन ए, मिखाइल गोर्बाचेव। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, केजीबी क्या थी?
केजीबी क्या थी? साम्यवादी गुप्तचर संगठन, या फिर बाल्टिक गणराज्यों का गुप्तचर संगठन, या फिर सोवियत संघ का सैन्य एजेंसी, या फिर सोवियत संघ का स्थानीय जातीय का संगठन। तो केजीबी जो है वो क्या थी? बिल्कुल इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा साम्यवादी गुप्तचर संगठन। राइट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, साम्यवादी गुप्तचर संगठन केजीबी थी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई? बोरिस येल्तसिन ने, या फिर मिखाइल गोर्बाचेव ने, बुखारी ने, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 30 का जो दोस्तों राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बोरिस येल्तसिन ने। तो राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका जो है वो बोरिस येल्तसिन ने निभाई। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 31, विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया यानी कि सेकंड वर्ल्ड के अंतर्गत कौन सा देश आते हैं? विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया के अंतर्गत कौन सा देश आते हैं? अमेरिकी देश, एशियाई देश, सोवियत संघ के देश, लैटिन देश। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोगों ने अभी पढ़ा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सोवियत संघ के देश, क्योंकि पूरा दुनिया जो है दो गुटों में बढ़ चुका था, एक था पूंजीवादी अमेरिका और एक था साम्यवादी सोवियत संघ यानी कि रूस। तो सोवियत संघ के गुट में सेकेंड वर्ल्ड आते हैं, अंतर्गत कौन सा देश आते हैं? सोवियत संघ। तो दोस्तों टोटल 31 क्वेश्चन यानी कि इस चैप्टर का जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बन रहा था उसको भी करवाया और कुछ कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आपको बताया। अगर दोस्तों वीडियो सच में आपको मजा आया हो, अगर सच में आपको लगा रहा है कि कोई कंटेंट है, तो प्लीज आप लोग पहले कमेंट करेंगे कि पहले आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी आप कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपकी पूरी तैयारी कराई जाती है और आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया जाता है। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे कि और नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों वो आपका आएगा इसका फर्स्ट चैप्टर का, जो सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग। तो प्लीज आप उसको भी देखेंगे और इसी तरीके से पूरे चैप्टर की तैयारी होगी। आप लोग थ्योरी नहीं पढ़े हैं, प्लीज पहले जाकर थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर को लगाएंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको लगभग सभी सब्जेक्ट यानी कि सभी क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए और ये पीडीएफ जो है दोस्तों वो आपको हमारा ऑफिशियल वेबसाइट तनु क्लासेस में मिल जाएगा। क्या है? तनु क्लासेस। गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर पे सर्च करेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।